बोलती कहानियां में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस बार सुनिए भीष्म साहनी की कहानी इमला। इसे हमने राजकमल प्रकाशन की किताब भटकती राख से लिया है। पॉडकास्ट को तैयार करने के लिए हम इस कहानी को संपादित करके आपको सुना रहे हैं। चौथी जमात के कमरे में मास्टर रामदास इमला लिखवा रहे थे। बाएं हाथ में खुली हुई किताब, दाएं हाथ में बेंत झुलाते हुए वो लड़कों की पांतों के बीच फौजी जनरल की तरह चहलकदमी कर रहे थे। चलते हुए जब कभी मास्टर जी किसी लड़के के पास रुक जाते तो वो बेचारा सहमी नज़रों से उनके बड़े बूटों को देखने लगता। कमरे में सख्ता छाया था। केवल लकड़ी की तख्तियों पर कलमे घिसने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। स्कूल में मास्टर जी का रौब था। हेडमास्टर तक से वो खौफ न खाते थे। वे हुनर के धनी आदमी थे और स्वभाव के सख्त। एक गलती पर एक बेंत उनका उसूल था, चाहे वो टांग पर पड़े या हाथ की हथेली पर या गुस्से में जिस्म के किसी भी हिस्से में पड़ जाए। इमला खत्म हुआ। लड़के तख्तियां उठाकर खड़े हो गए। गलतियां ठीक करने और सजाएं देने का वक्त आ गया। मास्टर जी एक एक करके लड़कों की तख्तियां देख रहे थे जब कतार में चौथे लड़के की तख्ती देखते समय एक अनहोनी घटना घट गई। इबारत ऐन से लिखते हैं या अलिफ से? मास्टर जी ने बेत हवा में लहराते हुए पूछा। इबारत की पहली पंक्ति में लड़के ने 3 गलतियां की थीं। बेत लड़के पर पड़ने ही वाला था कि लड़का बोल उठा, अगर मुझे मारा तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। मास्टर जी का हाथ उठा का उठा रह गया। गर्दन टेढ़ी करके लड़के की ओर घूरते हुए बोले, क्या कहा? मुझे मारा तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। लड़के ने फिर धृष्टता से दोहराया। मास्टर जी के बदन में सिर से पांव तक गुस्से की लहर दौड़ गई। वो हैरान होकर लड़के के चेहरे की ओर देखने लगे। इस लड़के को पहले उन्होंने कभी जमात में नहीं देखा था। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किनके बेटे हो? मास्टर जी ने गुस्से को काबू करते हुए पूछा। नहीं बताता, कर लो जो करना हो। लड़के ने अकड़ कर मास्टर रामदास की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा। यह आज ही दाखिल हुआ है जी, पहले घर पर पढ़ता था। साथ वाला लड़का बोल उठा। लड़के के सिर पर गोल क्रिस्टी टोपी थी। सिर पर चुपड़े तेल के कारण माथा और भी चमक रहा था। नीचे धोबी की धुली कमीज और लट्ठे का पाजामा पहने हुए था। उठाओ बस्ता और निकल जाओ यहां से, मास्टर जी ने कड़क कर कहा। नहीं जाता, लड़के ने टका सा जवाब दिया। मास्टर जी बौखला उठे। लड़के ने मानो एक तमाचा उनके मुंह पर जड़ दिया हो। बरसों की धाक खाक में मिलने लगी थी। जमात के बाकी लड़के पहले तो डर गए थे, अब आपस में खुसफुस करने लगे। मास्टर जी सोच में पड़ गए कि अगर लड़के से कुछ कहा तो 1 की 10 सुनाएगा और अगर सजा दी तो न जाने क्या कर बैठे। क्लास में शोर होने लगा। मास्टर जी को लगा जैसे बाकी लड़के भी उनकी तौहीन करने लगे हैं। वो उठकर क्लास से बाहर निकल गए और सीधे हेडमास्टर जी के पास पहुंचे। हेडमास्टर जी ने पूरी बात सुनते ही पहला सवाल किया। अरे आपने उसे पीटा तो नहीं ना मास्टर जी? गांव के प्रधान जी का लड़का है, आज से ही पढ़ने आया है। नहीं, मगर इस तरह तो नहीं चलेगा हेडमास्टर साहब। अगर लड़के को बेइज्जती करने दिया गया तो स्कूल में किसी भी मास्टर की इज्जत नहीं रहेगी। मैं तो कल ही प्रधान जी से मिलकर लड़के की शिकायत करूंगा। हेडमास्टर ने चुपती नज़र से एक बार मास्टर रामदास की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर बोले, बेशक कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। प्रधान जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। बच्चे के कान खींच देंगे तो फिर ऐसा नहीं करेगा। प्रधान जी की कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। अंदर जाने के लिए 3 बड़े फाटक थे। नेकी राम ने जब मास्टर जी को फाटक पर झांकते पाया तो पहले तो झल्लाया, फिर उन्हें अंदर बरामदे में बिठाकर प्रधान जी को बुलाने चला गया। बरामदे के फर्श पर काली सफ़ेद टाइलें चमक रही थीं।
प्रधान जी का इंतज़ार करते हुए वे मन ही मन भेंट वाक्य तैयार करने लगे। जी, मैं एक छोटी सी शिकायत लेकर आया हूँ आपके पास प्रधान जी। एक छोटी सी अर्ज़ है प्रधान जी। आपके बेटे ने कल मेरा अपमान किया है। उन्होंने वाक्य को बदला। उन्होंने वाक्य का संशोधन कर उसे पूरा किया। अचानक मास्टर जी की नज़र दीवार पर पड़ी। गोल डिब्बे की शक्ल की कोई चीज़ थी, लेकिन बड़ी चमकती थी और दीवार के साथ यूं लगी थी जैसे टंगी हुई हो। मास्टर जी का कुतूहल जागा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। फिर उसे छू कर देखने का लोभ रोक न सके। मास्टर जी ने एक बार दाएं बाएं देखा और दायां हाथ बढ़ाकर उस चमकते पात्र को छूने सहलाने लगे। दूसरे ही पल वो चमकता डिब्बा खट से दीवार पर से गिर पड़ा। मास्टर रामदास ने उसे हाथ से पकड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लुढ़क कर तिपाई पर आ गया। डिब्बे में से थोड़ा सा पानी निकलकर एक पत्रिका पर गिरा। मास्टर जी के हवास फाख्ता हो गए। झट से दाएं बाएं देखकर मास्टर जी ने पात्र उठाया और दीवार के साथ अपनी जगह पर लगाने लगे, लेकिन उनके हाथ से वो वहां अटक नहीं पाया। कोई पेंच था जो घूम गया था या अचानक टूट गया था। मास्टर जी का दिल धक धक करने लगा। ये मैं क्या कर बैठा। इतने में अंदर से आवाज आई, अरे कोई है बाहर? सुनते हो नेकी राम? मास्टर जी दम साधे रहे। उन्होंने झट से तिपाई पर से एक पत्रिका उठाई और डिब्बे के ऊपर रख दी। मन चाहा कि सरक जाएं, किसी को क्या मालूम होगा कि कौन सा मास्टर आया था। मगर इतने में नेकी राम ने आकर पूछा, चाय लाऊं मास्टर जी? नहीं नहीं, मेहरबानी, उन्होंने कहा और नेकी राम की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगे, ताकि नेकी राम की नज़र तिपाई की ओर न जाए। कैसा पागलपन हो गया मुझसे। न मालूम कितने पैसे की चीज़ है। प्रधान जी ने कीमत मांग ली तो। मास्टर जी मन ही मन खुद को कोस रहे थे कि बरामदे के सिरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मास्टर जी ने मुड़कर देखा और उठकर खड़े हो गए। प्रधान जी चले आ रहे थे। सिर पर सफ़ेद कलफदार पगड़ी, नीचे चमचम करते काले बूट, भारी ऊंचा गठा हुआ शरीर, हाथ में छड़ी। बैठिए बैठिए मास्टर जी, बैठिए। सब कुशल मंगल है? जी, दया है आपकी, मास्टर जी ने हाथ जोड़कर कहा। कौन सा लड़का पढ़ता है आपसे? हमारे तो 5 बेटे स्कूल जाते हैं। प्रधान जी ने हंसकर कहा। जी, मैं 4th जमात को पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, धर्मदेव आपसे पढ़ता है। बड़ा नटखट लड़का है, उसके कान खींच कर रखा कीजिए। जी जी हाँ। प्रधान जी घूमकर ऊंची आवाज में चिल्लाए, अरे कोई है? चाय लाओ मास्टर जी के लिए। कहाँ मर गए सब के सब? इतने में नेकी राम चाय और नाश्ता लेकर हाजिर हुआ। तिपाई पर उसने चाय की प्याली रखी और तश्तरी के लिए पत्रिकाएं उठाकर जगह बनाने लगा। मास्टर जी की एक सांस नीचे एक सांस ऊपर, टांगे मन मन बोझिल हो रही थी। नेकी राम ने एक पत्रिका उठाई तो नीचे डिब्बा पड़ा था। मास्टर जी को तो जैसे लकवा मार गया। जैसे थे वैसे ही गुमसुम बैठे रहे। नेकी राम ने चुपचाप डिब्बा उठाया, दोनों हाथों से पकड़कर तनिक सा घुमाया और दीवार पर अपनी जगह पर टांग दिया। फिर कंधे पर से कपड़ा उतारकर तिपाई पोंछने लगा। खाइए खाइए मास्टर जी। क्या सोच रहे हैं आप? चाय ठंडी हो जाएगी। प्रधान जी ने कहा। जी जी, मास्टर जी बुदबुदाए और अनायास ही उनके दोनों हाथ जुड़ गए। मास्टर जी बड़े आग्रह और कुतूहल से डिब्बे की ओर देखते हुए बोले, ये क्या चीज़ है प्रधान जी? कौन सी? ये राखदानी है। और क्या? सिगरेट पीने वालों के लिए। मैं तो सिगरेट नहीं पीता। आप पीते हैं? मंगवाऊं? जी नहीं, बहुत बुरी इल्लत है। पैसे फूंकने के अलावा इसमें कुछ नहीं। जी, अब तो इसके पेंच ढीले हो गए हैं, बार बार गिर जाती है। जी, बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
साइंस के करिश्मे हैं, साइंस ने कमाल कर दिया है, मास्टर जी ने कहा। प्रधान जी हंसकर बोले, कल क्या कहता था? मुझे मत मारो, नहीं तो पिताजी से कह दूंगा। आपको कहा था या किसी दूसरे उस्ताद को? मास्टर जी खिसियाकर हंसते हुए बोले, जी मुझी को कहा था, पर भला मैं क्यों मारूंगा? आप हमारे सरपरस्त हैं। नहीं नहीं, लड़कों की लगाम खींच कर रखनी चाहिए। प्रधान जी ने अपनी छड़ी संभालते हुए कहा, तो कहिए कैसे आना हुआ? मास्टर जी मुंह में मट्ठी चबा रहे थे। सिर ऊपर उठा और हाथ बांधकर प्रधान जी की ओर देखते हुए बोले, जी मैं यही कहने आया था कि आप निश्चिंत रहें, मैं धर्मदेव का पूरा ख्याल रखूंगा। इतनी सी बात के लिए आपने तकलीफ की? प्रधान जी उठ खड़े हुए और नेकीराम की ओर घूम कर बोले, गाड़ी तैयार है? जी तैयार है लाला जी। आप आराम से खाइए मास्टर जी, मुझे एक जगह 8 बजे पहुंचना है। फिर नेकीराम से बोले, तुम मास्टर जी का ख्याल रखना, कुछ ज़रूरत हो तो ला देना। और उन्हीं कदमों से बरामदे से बाहर निकल गए। मास्टर जी ने ज्यों त्यों मट्ठियाँ हलक के नीचे उतारी, पगड़ी के पल्ले से मूछें पोंछी और उठ खड़े हुए। क्षण भर के लिए बरामदे के सिरे पर ठिठके कि नेकीराम जी को नमस्कार करते जाएं, मगर प्रधान जी के चले जाने के बाद नेकीराम भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मास्टर जी चुपचाप मैदान लांघकर फाटक से निकले और सड़क पर आ गए और भगवान का नाम लेकर सीधे घर की राह ली। तो देखा आपने, सत्ता कैसे अपना रूप बदलती है। कब सत्ताहीन सत्ताधारी और सत्ताधारी सत्ताहीन बन जाए, पता नहीं चलता।